हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसमें लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। और सारे कंसेप्ट्स को मैक्सिमम जो हम बात करेंगे कंसेप्ट्स का, उनको क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे और आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारी चीज़ों को सुनना है। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिट है, लॉजिक लगाना है, शांति से सुनना है। प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। SWMG के नाम से है। इसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और खुद का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बटन दिखेंगे और कोर्स पे जाके आप पेपर 1 के लिए और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का डिटेल्ड कोर्स भी चल रहा है, जो 3 मंथ और 6 मंथ के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 ईवीएस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ और 6 मंथ के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें लाइव सेशन भी होते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। ठीक है। और रेज हैंड का भी ऑप्शन है। आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप रेज हैंड करके कॉल पे आके आप सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है। और नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ नोट्स में, और लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आज मान लो लाइव क्लास हुई आपने नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्ड रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप विलिंग हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपना एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन केस ऑफ इनफेरेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉजिक। भारतीय तर्क के अनुसार अनुमान के मामले में चरणों का सही क्रम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो, जो इन्फेरेंस है, अनुमाना है, इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज है, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है 6 परमाणु की बात करते हैं हम। ठीक है ना। प्रत्यक्ष, अनुमाना, इसी तरह से अनुपलब्धि वगैरह, ये सारी बातें हम करते हैं। अनुमाना वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर और कंसेप्ट है। तो अनुमाना का कंसेप्ट पूछा है। जो अनुमाना है इंडियन लॉजिक में कौन कौन से स्टेप्स से चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का क्या लगाते हैं, प्रतिज्ञा, यानी एक तरह से हम किसी की हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है। हाइपोथेसिस सबसे पहले होगी। तो स्टेप्स में सबसे पहले क्या बनेगी, हाइपोथेसिस बनेगी। तो डी सबसे पहले आएगा। अब देखो चारों ऑप्शंस में डी सबसे पहले हैं, तो ये तो समझदार है ऑप्शन। तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस के बाद आप किसी भी चीज़ के पीछे ये क्यों हो रहा है उसका कारण देखते हो, मीन्स हेतु देखते हो। हेतु को आप, रीजन को आपको पता है, कारण को क्या कहते हैं, हेतु बोलते हैं। तो उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, कारण। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पे उसने धुआं देखा और बोला कि आग होगी, ऐसा हमने पढ़ा है ना, अनुमान लगाया कि आग होगी। तो जो धुआं था वो हेतु था, कारण था, क्योंकि धुएं की वजह से ही आपने कहा कि वहाँ आग होगी। तो पहले आपने जो अनुमान लगाया, ठीक है, हाइपोथेसिस बनाई, उसके पीछे का कारण क्या था, वहाँ का स्मोक यानी कि धुआं। हाइपोथेसिस के बाद आएगा हेतु, यानी कि डी के बाद बी। तो डी के बाद बी इस थर्ड ऑप्शन में है भाई। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ये हो गया। डी के बाद तो बी आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में एक उदाहरण, क्योंकि आपने पहले कहीं ऐसा देखा होगा कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होगी, तो आपने कहीं उदाहरण देखा था। तो उसके बाद ई आ गया। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में आपने क्या किया, उस उदाहरण को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने अप्लाई करा। ठीक है ना, अप्लीकेशन करा, उस एग्जाम्पल को अपनाया, ये आ जाएगा। और सबसे लास्ट में होता है कंक्लूजन, जिसको हम निष्कर्ष या निगमाना बोलते हैं, अफर्मेशन ऑफ द थीसिस और अप्रूव्ड। तो ये आ गया सबसे लास्ट में। ठीक है, निगमाना, यानी कि सी सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है। तो वैसे आपको एक बात ध्यान रखिए, दूसरा तरीका का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि सी सबसे लास्ट में आएगा। सी सबसे लास्ट में ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि कंक्लूजन या निगमाना सबसे लास्ट में आता है, तो सी सबसे लास्ट में। तो ये ऑप्शन तो वैसे कट ही जाते, फिर आपका 2 ऑप्शन का बर्डन रह जाता। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत आराम से आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जिसको जल्दबाजी है ना, वो प्लीज़ चित्त शांत कर लें, आराम से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी वाले थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, आराम आराम से समझने वाले शायद समझ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रमाण इन क्लासिकल इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट विद ए नॉन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि शास्त्रीय भारतीय दर्शन में ज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत
एक ज्ञात वस्तु के साथ अनदेखी वस्तु की समानता पर आधारित है। तो हम कह देते हैं कि चांद सा मुखड़ा, है ना। तो ये क्या देते हैं हम, उपमा देना, किसी चीज़ का क्या देना, उपमा देना। तो उपमाना इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आराम से इन स्टेटमेंट से ही इसका आंसर निकल रहा है। सीधा सा कह रहा है कि हम सिमिलरिटी के बेस पे कह देते हैं ना कि तेरा मुखड़ा तो चांद सा है, ठीक है। तो मुखड़े की सिमिलरिटी है ना, ये चांद से की है। तो ये सारी चीज़, तो उपमाना, उपमा देना किसी को, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिक द फालेसीज, हेतुआभाषा, हेतु के अंदर आभास होना, हेतुआभास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिक द फालेसीज आर नॉट एरर्स ऑफ इन्फेरेंस बट रेदर हिंडर्स ऑफ इन्फेरेंस। कह रहा है कि भारतीय तर्क के अनुसार भ्रांति है वो अनुमान की त्रुटियां नहीं है बल्कि अनुमान लगाने में बाधक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, जो आप अनुमान लगा रहे हो उसमें जो आप फालेसी करते हो तो अनुमान लगाने में एक तरह से बाधक, हिंडर्स बन जाती है ये। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। हमने कई तरह की फालेसीज पढ़ी है फ्रेंड्स, तो वो क्या करते हैं, अनुमान लगाने में एक तरह से हमारी बाधा बनती है, बाधक है अनुमान लगाने में। तो एक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बात कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ए फालेसी इज रियली ए सीमिंग रीजन ऑफ मार्क, हेतुआभाषा, विच इफ यू रिकॉग्नाइज वुड प्रिवेंट द इनफेरेंशियल कॉग्निशन फ्रॉम अराइजिंग। ये कह रहा है कि अगर इस भ्रांति को, जो भी हम फालेसी है वो किस वजह से प्रतीत हो रही है, उसका अगर हम कारण देख लें और उसको पहचान लें तो उसके अंदर जो त्रुटि आ रही है उसको हम रोक सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, जो भी अराइज हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं अगर उस चीज़ को पहचान लें। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दोहराई की बात नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है फ्रेंड्स। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है टू प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरीज इफ, दो प्रस्ताव विरोधाभासी है यदि। आपको पता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और मैंने कई बार बात की है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कॉन्ट्रेरी है ना, सब अल्टरनेशन, सब कॉन्ट्रेरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इनकी डेफिनेशंस को आप याद करें। AEIO वाला बॉक्स भी हमने कई बार बना के डिस्कस किया है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में बात क्या कहता है वो याद है ना आपको, AEIO, ठीक है, याद है ये वाला, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ लिखते हैं हम, कॉन्ट्राडिक्टरी बीच में लिखते हैं। तो ये क्या कहता है कि वन इज डिनाइल और नेगेशन ऑफ द अदर। ये सही बात है कि दूसरे का खंडन ही करता है, पहला कॉन्ट्राडिक्ट बात ही तो करता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही से बात कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वन इज डिनाइल और नेगेशन ऑफ अदर, यही तो कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट बात कह रहा है। जैसे ये कह रहा है कि ऑल मैन आर मॉर्टल और ये कह रहा है कि सम मैन आर नॉट मॉर्टल। तो ये उसको डिनाई कर रहा है एक को कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर ऊपर वाला सही है तो ये नीचे वाला तो डिनाई होगा ही हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे मरेंगे, और उस दूसरे में कह रहा है कि सब मैन आर नॉट मॉर्टल, कुछ नहीं मरेंगे। तो ये दोनों कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पहले कहा था कि सारे मरेंगे। तो इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपका चित्त तो शांत है, मन तो रिलैक्स है ना, चलो बहुत बढ़िया। शांति से समझोगे तो बहुत बेहतर होगा। और स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया तो मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होना सीख जाएं फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ये मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि जब तक आप मानसिक रूप से संतुष्ट, मानसिक रूप से स्टेबल, मानसिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से फ्री नहीं होगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता इस जीवन में। कुछ पा लेने से भी कुछ भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि फेमस सिंगर हिमांशु सेज दैट कॉफ़ी हिल चॉकलेट्स आर ग्रूवी। We can only conclude that Coffee Hill chocolate are groovy indeed. Which of the fallacy is committed in the above statement? प्रसिद्ध गायक हिमांशु का कहना है कि कॉफ़ी हिल चॉकलेट ग्रूवी है। हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉफ़ी हिल चॉकलेट वास्तव में ग्रूवी है। उपरोक्त कथन से कौन सा भ्रम है या कौन सा फालेसी है, इस बात को आप एक बार समझिए। फालेसी तो है, अब इसमें कौन सी फालेसी है। हमने कई सारी फालेसीज के बारे में फ्रेंड्स बात की है, अगर आपको याद हो तो अब हिमांशु है, एक फेमस सिंगर है फ्रेंड्स, और वो कॉफ़ी हिल चॉकलेट के बारे में बात कर रहा है और उसको बिल्कुल सही माना जा रहा है। तो इसके पीछे त्रुटि क्या है, अयोग्य प्राधिकारी से अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी।
क्योंकि वो ऐसा थोड़ी है, वो इससे संबंध नहीं रखता। पहले ही कह रहा है कि फेमस सिंगर है ये, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहा है? कॉफ़ी हिल चॉकलेट्स के बारे में, और उसको हम सही भी मान रहे हैं, उनका कंक्लूजन भी निकाल रहे हैं। तो वो कोई ऑथोराइज्ड पर्सन थोड़ी है, तो क्या होगा? अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी की बात होगी। क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल और भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि मेरे अंकल ने कहा है कि नदी में नहीं जाना चाहिए, वहाँ जम्स होते हैं, इस तरह की बात कही थी हमने, अगर याद हो तो उस तरह का ये एक एग्जाम्पल है, वो चेंज कर दिया। वो फेमस सिंगर है और कह किसके बारे में रहा है? तो एक तरह से अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है ये, अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। अब आगे क्या कह रहा है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एन इन्फेरेंस में बी कैटेगराइज एज कैवलनावी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक अनुमान को कैवलनावी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? आपको अगर ये टॉपिक समझ आ रहा है तो अनुमाना के क्लासिफिकेशन से लिया हुआ टॉपिक है ये। अनुमाना का जो हम वर्गीकरण करते हैं, आपको पता है कि अनुमाना का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हम बेसिकली दो आधार पे करते हैं। साइकोलॉजिकल के आधार पे शेषवत, और वो हमने पढ़ा ही है, ठीक है, वो करते हैं पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतः दृष्टि करते हैं। और कुछ हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, यानी कि मिडल और मेजर टर्म के आधार पे करते हैं। कैवलनावी, कैवलनाव्यत्रिकी, ये सब करते हैं ना हम। तो ये किस पे आधार पे है? ये जो अनुमान का हमने ऑन द बेसिस ऑफ मिडल और मेजर टर्म यानी कि व्याप्ति के आधार पे जो किया था, वो क्लासिफिकेशन है। तो आपसे पूछ रहा है कि कैवलनावी में क्या बात है? तो कैवलनावी में हमने बात की है, अगर आपको याद है, कि इसमें मिडल टर्म होती है, वो मेजर टर्म से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। अगर आपको ध्यान है, वहाँ कोई भी नोट नहीं होता है। तो सीधा पहली लाइन लिखी हुई है, व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन द मिडल टर्म विच इज़ ओनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। इसको हमने एग्जाम्पल के साथ समझा है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। जब एक मध्य पद पर आधारित होता है जो केवल प्रमुख पद से सकारात्मक रूप से संबंधित होता है। मेजर, माइनर और मिडल टर्म सब पता है ना आपको? सब पता होगा। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आगे वाला स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये क्या कहता है फ्रेंड्स, इसकी सुन लो। ये कह रहा है, ये भी फालेसी से है, एन इनफॉर्मल फालेसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेयर इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि एक अनौपचारिक भ्रांति वह है जिसे किसी तरह के रूप या संरचना के निरीक्षण के माध्यम से पहचाना जा सकता है। हमने दो तरह की फालेसीज ब्रॉडली डिस्कस की है। एक होती है फॉर्मल फालेसी, जिसको औपचारिक भ्रांति कहते हैं। एक होती है इनफॉर्मल फालेसी, जिसको अनौपचारिक भ्रांति कहते हैं। हमने बात की है कि इनफॉर्मल फालेसीज जो होती है वो कंटेंट से रिलेटेड होती है, जहाँ पे कंटेंट में गड़बड़ हो। हमने इसका एक एग्जाम्पल के बारे में भी बात की कि 1 फीट में 12 इंच है, हर व्यक्ति के फिट है, तो हर आदमी का फिट 12 इंच का है। तो यहाँ फिट का मतलब जो है वो अलग अलग निकल रहा है। ये कंटेंट में दिक्कत थी, तो यहाँ पे तो होगा इनफॉर्मल फालेसीज। और फॉर्मल में हमने बात की थी फॉर्मेशन में गड़बड़ होना। अगर आपको याद है तो हमने बात की थी कि रैकून वाला एक एग्जाम्पल लिया था, है ना। यहाँ फॉर्मेशन में गड़बड़ है। तो अब इसको देखो, स्टेटमेंट को देखो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इनफॉर्मल फालेसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेयर इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन। ये बात है, स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात तो फॉर्मल फालेसी करता है, इनफॉर्मल फालेसी नहीं करता। इनफॉर्मल फालेसी तो कंटेंट की बात करता है। तो ये गलत हो गया, है ना। बिल्कुल, ये बात फॉर्मल के लिए ठीक थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है फॉर्मल फालेसी इज वन दैट कैन बी डिटेक्टेड ओनली थ्रू एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट। उल्टा लिखा हुआ है, ये बात इनफॉर्मल के लिए थी। अभी हमने बताया ना, ये बात इनफॉर्मल के लिए, अनौपचारिक के लिए। तो इसमें क्या है, औपचारिक वाली बात अनौपचारिक में लिखी हुई है और अनौपचारिक वाली बात औपचारिक में लिखी हुई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। और यही हमारी सबसे तकड़ी विडंबना है कि हम इन दोनों स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और कहेंगे ओहो ये तो हमने पढ़ा था और सर ने भी डिस्कस किया था। बिल्कुल यार, पढ़ाया वही बात आ रही है, दोनों ही ठीक लग जाएंगे आपको, क्योंकि जल्दबाजी दिमाग में है और वहीं से फिर खुशी से निकलोगे। क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर रहे होते हो तब तो सिलेक्शन हो ही चुका होता है अपना ना, लेकिन जैसे गेट तक आते हो तब थोड़ा सा सिलेक्शन 10-15% कम हो जाता है। और थोड़ा ऑटो या गाड़ी जिसमें भी आप आए हो उसमें बैठ के जाते हो तो और 20-1% कम हो जाता है। और घर तक पहुंचने के बाद तो सब बातें हो ही जाती है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रह के एग्ज़ाम को अच्छे से दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो प्लीज़ सारी बातों को, सिर्फ आना ही सब कुछ नहीं होता, उसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। परफॉर्म ही मेन मायने रखता है, आता तो लगभग सभी को है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, whoever thrust a knife into another person should be arrested.
thrust a knife into another person when operating, therefore surgeon should be arrested. Which fallacy is committed in the following argument? ये तो हम फालेसी के बारे में ये एग्जाम्पल ही हमने लेके पढ़ा है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर चाकू थपथपाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या चाकू दिखाएगा, मारेगा, तो ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारते हैं या कट लगाते हैं, इसलिए सर्जनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो एमएस होते हैं, सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका तो ये पेशा है, लेकिन आपने वो एग्जाम्पल गलत सिचुएशन में लगा दिया है ना, क्योंकि वो तो उनका काम है, तो वो एक तरह से गिरफ्तार, या वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है, उनका तो काम है। तो यहाँ पे कैसी फालेसी हुई? फालेसी तो है, त्रुटि तो है। कैसी त्रुटि है? ये फालेसी ऑफ एक्सीडेंट है फ्रेंड्स। एक्सीडेंट का मतलब, फालेसी ऑफ एक्सीडेंट का मतलब होता है कि ये आपने गलत सिचुएशन में कोई जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन या जनरल एग्जांपल था वो दूसरी सिचुएशन में लगा दिया, इररिलेवेंट सिचुएशन में लगा दिया, तो ये फालेसी होगी, फालेसी ऑफ एक्सीडेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर फॉलोअर और इनफॉर्मल फालेसी से आगे। फालेसी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सारी टॉपिक्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। मैक्सिमम जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर इसको बहुत आराम से देख लोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ए फॉर्मल फालेसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेयर इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अभी ये आ गया ना कि फॉर्मल फालेसी क्या होती है, फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल ठीक है। औपचारिक भ्रांति वह है किसी तरह के रूप या संरचना के निरीक्षण के माध्यम से पहचाना जा सकता है। ये स्टेटमेंट अभी बात हुई थी कि औपचारिक के लिए ये बात ठीक है। चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि फॉर्मल फालेसीज आर फाउंड ओनली इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैव आइडेंटिफिएबल फॉर्म्स। औपचारिक भ्रांतियां केवल निगमनात्मक तर्कों में पाई जाती है जिनके पहचान योग्य रूप होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मल फालेसीज होती है, जो फॉर्मल्स की बात होती है, वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में ही पाई जाती है। इस बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। डिडक्टिव वो याद है ना, डीजीपी वाला, जनरल से पर्टिकुलर, तो ये याद रखना कि निगमनात्मक तर्कों में ही फॉर्मल फालेसी बेसिकली पाई जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया वो राइट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिक द साइकोलॉजिकल सीक्वेंस आल्सो कोरेस्पेंड टू द लॉजिकल सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है कि शास्त्रीय तर्क, भारतीय तर्क के अनुसार मनोवैज्ञानिक अनुक्रम भी तार्किक अनुक्रम से मेल खाता है। आपका जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है वो भी आपके इंडियन लॉजिक से मेल खाता है, बिल्कुल साइकोलॉजी बेस्ड ही तो होता है ये, तो इसमें तो कोई दो राय की बात है ही नहीं फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द लॉजिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नॉट हाउ वी ought टू इन्फर बट हाउ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी डू इन्फर। तार्किक संरचना यह नहीं दर्शाती है कि हमें कैसे अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि कैसे वास्तव में हम अनुमान लगाते हैं ये दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम बात करते हैं ना लॉजिकल स्ट्रक्चर, कभी आपको ये नहीं कहता है कि हमें कैसा अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि ये बताता है कि वास्तव में हम अनुमान कैसे लगाते हैं। यही तो है लॉजिक, यही तो दिखता है। तो ये भी स्टेटमेंट बड़ा प्यारा और बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है और कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमने कर ली, इसमें फालेसीज के मेन चीज़ें हमने की है और अदर टॉपिक्स को भी करने की कोशिश की है। तो आराम से इन कंसेप्ट को समझो फ्रेंड्स। कंसेप्ट समझने पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और कुछ बच्चों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि सर कैसे चित्त रिलैक्स रखें, मन शांत रखें। फ्रेंड्स इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपने आप को बिजी रखें, ठीक है ना, बिजी रखें अच्छे कर्मों में, अच्छे कामों में अपने आप को व्यस्त रखें, ठीक है ना, और अपने आप से उतनी एक्सपेक्टेशंस करें जितना आप कर पाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, काम करते नहीं हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। तो आराम से करोगे तो बहुत बेहतर है, जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी नहीं होना। आराम से चित्त रिलैक्स रखोगे कैसे, अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को व्यस्त रखो कामों में, उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, तो बात ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आएगी दिमाग की, ठीक है। दिमाग सही है तो सब कुछ ठीक है, वरना कुछ भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स इस दुनिया में। और अपनी ये बात हमेशा जीवन में याद रखें, अपना चित्त रिलैक्स रखें, मन शांत रखें। सब बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स और सब बहुत बढ़िया होगा अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।